हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट के 2019 जून में हुए एग्जाम के 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। अब मैं ये सीरीज शुरू कर रही हूँ ताकि इकोनॉमिक्स नेट के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकें और उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो पहला क्वेश्चन है, अंडर नॉन कोऑपरेटिव गेम इट इज। तो ये गेम थ्योरी का क्वेश्चन है और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस अपोनेंट्स व्यू। मतलब गेम थ्योरी नॉन कोऑपरेटिव जो होता है, असहयोग वाला गेम जो होता है, उसमें यह जरूरी है कि अपोनेंट का मतलब विरोधी का पॉइंट ऑफ व्यू जाना जाए, दूसरे प्लेयर का। या फिर नॉट एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस अपोनेंट्स व्यू, या ये जरूरी नहीं है। या तीसरा ऑप्शन है कि एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस अपोनेंट व्यू एंड टू डिड्यूस द लाइकली रेस्पॉन्सेज अकॉर्डिंगली। या तो यह जरूरी है कि जो दूसरा प्लेयर है, जो उसका अपोनेंट है, उसके व्यू को जाने और उसी के हिसाब से अपना रिस्पॉन्स तय करे। चौथा है एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस अपोनेंट्स लाइकली रिस्पॉन्स, ये समझना कि क्या अगला कर सकता है। तो अब इसमें क्या है, ये नॉन कोऑपरेटिव गेम है। कोऑपरेटिव गेम थ्योरी में क्या होता है कि वो जहां पर कोऑपरेटिव गेम होता है वहां पर ये जानते हैं कि कितना प्लेयर्स कैन एप्रोप्रिएट गिवन द वैल्यू ऑफ ईच कोलिशन ऑफ प्लेयर कैन क्रिएट। इसमें पता चलता है कोऑपरेटिव में कि दूसरा कितना करेगा, किस तरह का एप्रोप्रिएट वैल्यू ईच कोलिशन प्लेयर कैन क्रिएट। मतलब हर प्लेयर जो भाग ले रहा है वो कैसा करेगा। लेकिन नॉन कोऑपरेटिव में असहयोगात्मक होता है, तो यह फोकस करता है कि कौन सा मूव प्लेयर का है जो कि वो रैशनली करेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू, यहाँ पर क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है प्लेयर्स के बीच में। तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि ये एनफोर्स करे कि 2 प्लेयर को किस तरह से करना है। तो इसमें इसका आंसर होगा कि प्लेयर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है वंस अपोनेंट्स व्यू और उसी के हिसाब से लाइकली रिस्पॉन्स करना पड़ता है। तो इसका आंसर होगा सी। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हम जानते हैं कि वो लीनियर होम्योजेनस प्रोडक्शन फंक्शन है डिग्री 1 का। तो उसमें कौन कौन सा इसमें ये है स्टेटमेंट ट्रू है। पहला, इट इज ए लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, ये दीर्घकालीन प्रोडक्शन फंक्शन है। इट इज ए शॉर्ट पीरियड, ये अल्पकालीन है। इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यह इंक्रीजिंग रिटर्न बढ़ते हुए प्रतिफल से रिलेटेड है। या आउटपुट एलास्टिसिटीज विथ रेस्पेक्ट टू फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो इसमें हमें देखना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो एक तो पहला सही है कि लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन होता है। दूसरा क्या होता है कि प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है, एल और के 2 होते हैं फैक्टर्स, और इसको दिखाते हैं हम इस तरह से। ए भी हो सकता है अल्फा के बीटा। इसमें क्या है कि अल्फा और बीटा जो है ये दोनों आउटपुट एलास्टिसिटी है। ये अल्फा जो है और ये बीटा क्या बताता है, आउटपुट एलास्टिसिटी ऑफ लेबर। ओके, तो ये आउटपुट एलास्टिसिटी जो है वो इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, जब जोड़ा जाता है अल्फा और बीटा को, तो ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये कांस्टेंट इलास्टिसिटी को बताता है। ये टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका वैल्यूज कांस्टेंट होता है। तो इसका एक ये कारण होगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1 और 4 है, तो ये बी। तो इसका आंसर होगा बी। क्लियर है, क्योंकि अल्फा और बीटा को जब भी हम जोड़ते हैं तो इसका ऐड 1 होता है। तो हम जानते हैं कि जब भी ये 1 के बराबर होगा तो ये कांस्टेंट होगा, और अगर 1 से ज्यादा होगा तो इंक्रीजिंग होगा, और 1 से कम होगा तो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, इसको एक एक करके समझते हैं। इस तरह से 2019 का कर लेंगे हम, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा।
अब इसमें दो लिस्ट दिए हैं जिसको हमको मैच कराना है। तो पहला है कि वेरियस कॉम्बिनेशंस दैट ए कंज्यूमर कैन परचेज। अब हम एक एक करके पढ़ते जाते हैं और मिलाते हैं ताकि ना हमें लगे कि बहुत दिक्कत ना हो मिलाने में और बहुत टाइम भी ना लगे। तो इसका क्वेश्चन का पहला है कि वेरियस कॉम्बिनेशंस दैट ए कंज्यूमर कैन परचेज। ठीक है, फिर है तो कौन सा लाइन है, ये बजट लाइन पे कंज्यूमर जो होता है वो कोई भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस उसके बजट लाइन पे दिखता है। ठीक है, दूसरा है वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज प्रोवाइडिंग इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो ये तो हम जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व में ऐसा होता है कि एक इंडिफरेंस कर्व पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है। इंडिफरेंस कर्व इस तरह का होता है जिसमें कि कोई भी पॉइंट पर हम ये दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दिखाता है, ए बी सी, कोई भी कॉम्बिनेशन लेंगे हमें कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है। तीसरा है ए सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। तो जहां पर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं उसे हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। और चौथा है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ बजट लाइन ऑन इंडिफरेंस कर्व। तो ये जो यहाँ पर अगर सपोज हम बजट लाइन बना देते हैं तो यहाँ पर अगर ये टेंजेंट है, इस पॉइंट पर अगर ये टेंजेंट है तो ये क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। तो इसका आंसर ये हो गया। तो हमारा क्या हुआ, ए का 3, बी का 2, बी का ए का 3, बी का 1, सॉरी बी का हो गया 2 और सी का 1 और डी का 4। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा आता है डी, जिसमें कि कोड में ये है 3214। तो ये क्लियर है। अब हम देखते हैं कि द कंसिस्टेंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज लेवल्ड एज स्टिवोस्की पैराडॉक्स। इसमें से कौन सा लिटिल क्राइटेरियन या पेरेटो क्राइटेरियन या बर्जसन क्राइटेरियन या कैल्डर हिक्स, कौन सा क्राइटेरियन को स्टिवोस्की पैराडॉक्स कहा गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टिवोस्की पैराडॉक्स है क्या। तो यह एक ऐसा पैराडॉक्स है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जो कि कैसे रिजॉल्व होता है। ये पैराडॉक्स को रिजॉल्व कैसे किया जाता है, तो ये कहकर कि देयर इज नो इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर बाय ए रिटर्न टू द ओरिजिनल पार्ट ऑफ टू लूजर्स। मतलब कोई भी अगर चीज किसी को गेन हुआ किसी को लूज हुआ, तो जिसने लूज किया उसको अगर वो चीज लौटा दिया जाए तो उससे क्या होता है कि सोशल वेलफेयर में नहीं वृद्धि होती है। लूजर को उसका लूज किया हुआ चीज लौटाने पर भी सोशल वेलफेयर नहीं बढ़ता है, इसलिए इसे स्टिवोस्की पैराडॉक्स कहते हैं। अब इसमें हम इन सबको भी समझ लें थोड़ा थोड़ा। लिटिल क्राइटेरियन, पेरेटो, बर्जसन एंड हिक्स कैल्डर। ठीक है, तो लिटिल क्राइटेरियन कहाँ पर होता है, लिटिल क्राइटेरियन तब होता है जबकि किसी भी इसके स्टेट में चेंज होता है तो पॉजिटिवली अफेक्टेड इंडिविजुअल जो होता है, इसमें क्या होता है, लिटिल के क्राइटेरियन में तब होता है जबकि कोई चेंज ऐसा बताता है कि कोई इंडिविजुअल को पॉजिटिवली अफेक्ट हुआ वो चेंज से। तो पॉजिटिवली अफेक्टेड इंडिविजुअल है वो पुअर है, किससे, जो नेगेटिवली अफेक्टेड इंडिविजुअल है। तो ये भी अजीब सा क्राइटेरियन है कि जो पॉजिटिवली अफेक्टेड है वो गरीब है और जो नेगेटिवली अफेक्टेड है वो ज्यादा सुखी है। ठीक है, अब हम देखते हैं पेरेटो का क्राइटेरियन। पेरेटो का क्राइटेरियन क्या बोलता है कि इंक्रीज या डिक्रीज वेलफेयर होता है कब, जब एक आदमी को बेटर ऑफ बनाने के लिए किसी दूसरे को वर्स ऑफ ना किया जाए, माने किसी की स्थिति को सुधारने के लिए किसी की स्थिति को खराब ना किया जाए। फिर एक बर्जसन का क्या है कहना, तो बर्जसन का कहना है कि ग्रेटेस्ट वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी
or the quantities of products consumed and services rendered by the each member of the community creates greater happiness. तो कहता है कि ये ग्रेटर हैप्पीनेस होता है अगर ज्यादा लोग को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए या ज्यादा उनका प्रोडक्शन का कंजम्पशन ज्यादा हो. ठीक है, तो ये बर्सन का कहना है. और कैल्डर हिक्स का कहना है कि ईच इंडिविजुअल का सेटिस्फैक्शन, हर व्यक्ति का सेटिस्फैक्शन और इंडिपेंडेंट, दूसरे के सेटिस्फैक्शन से इंडिपेंडेंट होता है. और कोई भी व्यक्ति अपने सेटिस्फैक्शन का बेस्ट जज होता है. मतलब कोई दूसरा व्यक्ति किसी के सेटिस्फैक्शन को नहीं बता सकता. हर व्यक्ति अपने सेटिस्फैक्शन का बेस्ट जज होता है. तो अब इसमें कह रहा है कि कौन सा इनकंसिस्टेंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज लेवल्ड एज स्टीवस्की पैराडॉक्स. तो ये कौन सा क्राइटेरिया है, ये जिसमें ये कहता है कि हर कोई अपने सेटिस्फैक्शन का बेस्ट जज होता है. और स्टीवस्की का कहना है कि वो बोलता है कि सोशल वेलफेयर में नहीं बढ़ोतरी होती है अगर जो लूजर हैं उनको उनका पार्ट, ओरिजिनल पार्ट लौटा दिया है. ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो निकोलस कैल्डर और हिक्स क्राइटेरिया. तो ये हो गया स्टीवस्की पैराडॉक्स, हमने समझा. अब अगला है कि जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या डिटरमाइन करता है. जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस जो है वो डिटरमाइन करता है प्राइस एंड क्वांटिटीज इन ऑल मार्केट साइमल्टेनियसली. प्राइस एंड क्वांटिटीज in all markets simultaneously and explicitly takes feedback effect into account. फीडबैक इफेक्ट प्राइसेस इन ऑल मार्केट्स. तो मतलब जनरल इक्विलिब्रियम में क्या हम लोग क्या चीज देख रहे हैं कि हर जगह दो चीज को मिलाकर 4 पॉइंट्स बनना है. पहला है कि प्राइस एंड क्वांटिटीज इन ऑल मार्केट्स और दूसरा है फीडबैक इफेक्ट. तो ये दोनों चीज लेता है, डिटरमाइन करता है जनरल इक्विलिब्रियम. प्राइस एंड क्वांटिटीज ऑल मार्केट में एक साथ सॉरी और फीडबैक भी लेता है. तो इसका आंसर होगा बी. क्वेश्चन नंबर 6. फर्म्स आर कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग. द डिमांड कर्व फॉर लेबर इज डिटरमाइंड बाय. अब सवाल उठता है कि दो फर्म कॉम्पिटिटिव हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने वाले हैं. तो ये डिमांड कर्व ऑफ लेबर कैसे डिटरमाइन होगा, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्कर्स टाइम्स नहीं, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट. डिमांड कर्व किससे डिटरमाइन होगा, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. ऑफसेटिंग इनकम सब्सटीट्यूशन नहीं, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल भी नहीं होगा क्योंकि हम लेबर का डिमांड कर्व को डिटरमाइन कर रहे हैं तो उनके मार्जिनल प्रोडक्ट से ये डिसाइड होगा. अगला क्वेश्चन है Why do individuals act in riskier ways after being insured? क्या होता है कि लोग ये इंश्योर्ड हो जाते हैं. ये मोरल हैजार्ड का थ्योरी है और जिसमें कि हम सिमेट्रिकल, ये मोरल हैजार्ड में क्या होता है कि लोग इंश्योरेंस जब करा लेते हैं तो यंग लड़के जब इंश्योर्ड हो जाते हैं तो रिस्क मतलब खूब तेज बाइक चलाते हैं, उन्हें ये डर खत्म हो जाता है. जैसे हाउस का इंश्योरेंस करा लो तो वो व्यक्ति फिर बेड पर बैठ कर सिगरेट पीना शुरू करता है क्योंकि उसे लॉस का डर खत्म हो जाता है क्योंकि उसने इंश्योर कराया हुआ है. तो उसे लगता है कि मोरल मतलब कि हमें तो लॉस होगा नहीं. तो मोरल हैजार्ड एक सिचुएशन को बताता है जहां पर इकोनॉमिक एक्टर्स जो होते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हैं. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा लेकिन डिसीजन उनका इनएफिशिएंट होता है क्योंकि दे आर एबल टू अवॉइड कॉस्ट एसोसिएटेड विद देयर कंडक्ट. उसमें क्या होता है कि प्रॉफिट के चक्कर में क्या रहे कोई नुकसान नहीं होगा, गाड़ी बाइक बाहर लगा के छोड़ दिए मतलब अनसेफ प्लेस पे कि इंश्योर्ड है. तो ये क्या होता है क्योंकि उनको उससे उनके कंडक्ट से जो कॉस्ट एसोसिएटेड होता है उसको अवॉइड करते हैं. तो इसलिए ये इसका ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन नहीं. एडवर्स सिलेक्शन होता है उसमें जब हम कार का सिमेट्री वाला जब सिमेट्रिकल
चैप्टर का नाम याद नहीं है, उसमें एडवर्स सिलेक्शन होता है कार का। जब जाते हैं तो वो सेकेंड हैंड कार की दुकान में जब जाते हैं तो वो मेरा एक वीडियो है, उसमें आप देखेंगे, उसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उसमें मॉरल हैजार्ड भी बताया हुआ है। या ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ फॉल्स कॉन्फिडेंस या ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ मोरल हैजार्ड। मोरल हैजार्ड में क्या होता है ना कि आपकी मॉरलिटी काउंट करती है। वहां पर क्या करते हैं कि आप सही तरीके से बिहेव नहीं करते। हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो अपनी बीमारियों को छिपा लेते हैं, तो ये सारा चीज आपके नैतिकता के खिलाफ जाती है। तो जो लोग इसी को मोरल हैजार्ड करते हैं, जो इस चीज को सोचते नहीं है कि क्या उचित है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड क्या है? रेसिडेंशियल बिल्डिंग पब्लिक गुड नहीं है। पब्लिक गुड जो है कि सब पब्लिक के लिए फ्री है, हर कोई यूज कर सकता है। नेशनल डिफेंस पब्लिक गुड है क्योंकि यहाँ सबकी सुरक्षा के लिए नेशनल डिफेंस पे खर्चा होता है, या नेशनल डिफेंस का प्रोविजन जो भी है वो सबकी सुरक्षा के लिए है। रेस्टोरेंट मील्स ये सबके मतलब पब्लिक गुड नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति उसको नहीं अवेल कर सकता है। जिसके पास पैसा है वही रेस्टोरेंट मील को अवेल कर सकता है, लेकिन सुरक्षा सबको मिलती है। स्विमिंग पूल ऑफ ए हाउस इज ए पर्सनल, सो इट इज नॉट ए पब्लिक गुड, सो आंसर इज नेशनल डिफेंस। हम देख रहे कि क्वेश्चंस कुछ कुछ बहुत हल्के भी हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस आप एकदम नहीं टच कर पाओगे, अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। एज इनकम फॉल्स कंजम्पशन डिक्लाइंस बट प्रोपोर्शनेटली लेस देन डिक्रीज इन इनकम। कहते हैं कि जैसे इनकम कम हुआ तो कंजम्पशन कम होता है, लेकिन एक बार जो कंजम्पशन बढ़ जाता है ना वो पूरा कम नहीं होता है इनकम घटने के बाद भी। तो इसलिए कंज्यूमर डिजायर्स टू सरप्लस प्रीवियस सस्टेन प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि कंज्यूमर चाहता है कि उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले बन चुका है वो मेंटेन रहे। इसीलिए जो प्राइस मतलब जो इनकम बढ़ने पर जैसे रहता था, इनकम घटने के बाद भी उसमें बहुत ज्यादा कमी नहीं होती है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं रैशे इफेक्ट। रैशे इफेक्ट वेल्थ, ऐसे हम चारों इफेक्ट को जान लें। रैशे इफेक्ट क्या है कि ये किन्सियन थ्योरी है, वो बताता है कि जब एक बार प्राइस, वो प्राइस में बताया कि किसी भी वस्तु का प्राइस अगर बढ़ जाता है एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि होने के चलते, तो वो प्राइस फिर वापस उसी लेवल पे नहीं आता, कम नहीं होता है, क्योंकि वो एक उसी तरह से कम एक बार बढ़ गया तो वो पूरा कम नहीं होता। उसी तरह से इनकम बढ़ने पर जब रहन सहन का स्तर बढ़ जाता है तो वो इनकम कम होने पर भी वापस उस स्तर तक नहीं आता। तो ये सबसे पहले किसने लाया था? ये एलन पीकॉक और जैक वाइजमैन ने इस थ्योरी को सबसे पहले लाया था। ठीक है, तो और वेल्थ इफेक्ट क्या है? वेल्थ इफेक्ट एक बिहेवियर इकोनॉमिक का थ्योरी है। बिहेवियर इकोनॉमिक्स थ्योरी बताता है कि लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं जब उनके एसेट्स या उनके वेल्थ का प्राइस बढ़ता है या वैल्यू बढ़ता है। तो आइडिया क्या है कि कंज्यूमर ज्यादा फिनेंशियली सिक्योर फील करते हैं जब उनके एसेट का दाम बढ़ जाता है। सपोज कोई एसेट 8 लाख का था, वो बढ़कर 40 लाख का हो गया, तो वो अपने को सिक्योर फील करते हैं, तो वो ज्यादा खर्च करते हैं। तो आइडिया क्या है कि वो ज्यादा फिनेंशियल सिक्योर समझकर या फील करके और कॉन्फिडेंट होकर अपने वेल्थ के लिए फिर वो अपना खर्च बढ़ाते हैं। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है? ये बिहेवियर इंडिविजुअल का है जो कि देखा देखी बढ़ता है। मतलब किसी को देखकर उनकी तरह से खर्च करना। जैसे गांव में अब आप जाएंगे तो शादी ब्याह देखेंगे तो पूरे शहरी तरीके से वो करते हैं, कर्ज लेके किसी भी तरह से करते हैं, तो इसे दिखावा का इफेक्ट होता है, इसे दिखावा का प्रभाव कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जो कि देखा देखी होता है। इनकम इफेक्ट क्या है कि डिमांड में जो वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड में वृद्धि होती है इनकम में परिवर्तन होने से, या कंज्यूमर के परचेजिंग पावर में वृद्धि होने से। जब रियल इनकम बढ़ जाता है, रियल इनकम का मतलब है कि मनी इनकम नहीं, रियल इनकम। मनी इनकम क्या होता है? पैसे में होता है। रियल इनकम माने उससे आप कितनी खरीदारी कर सकते हैं। पर सपोज कि 100 रुपया इनकम है तो वो 100 रुपया आपका मनी इनकम हुआ, लेकिन उससे आप 2 किलो दाल खरीद सकते हैं तो वो आपका रियल इनकम होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका रैशनल इफेक्ट हमने समझ लिया। अब लास्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग।
फिस्कल डेफिसिट मतलब राजस्व घाटा, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है, तो है कि रेवेन्यू और इंटरेस्ट रिसीव्ड, हम इसको ऐसे करके करते हैं, रेवेन्यू प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये समझने के लिए कर रहे हैं। फिर ये ए हुआ। बी क्या है, रेवेन्यू रिसीव्ड एंड रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसीव्ड्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तीसरा है रिसीट माइनस डिसबर्समेंट इन कैपिटल अकाउंट, खर्चा कैपिटल अकाउंट से, डिसबर्समेंट इन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तीसरा है टोटल रिसीट, मैं ऐसे ही समझने के लिए लिख रही हूं, इसका कोई ये मतलब साइंटिफिक या इकोनॉमिकल टर्म्स नहीं है। टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तो हमें जानना क्या है, फिस्कल डेफिसिट इज रेवेन्यू रिसीव्ड और रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसीव्ड, जितना आय हुआ जितना तरह से, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। सो फिस्कल डेफिसिट इज दिस। सो इस तरह से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा। फिर 10 क्वेश्चन और लेके आऊंगी, हर दिन लाऊंगी, ताकि आप लोगों को ये 2019 जून वाला क्वेश्चन सब क्लियर हो जाए। थैंक यू।